हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय का पहला अध्याय संसाधन एवं इसके उपयोग के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, इसके अलावा संसाधन को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, इसके अलावा मानव जो है संसाधन के रूप में जो है कैसे कार्य करता है, इसके अलावा संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है और संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, इसके अलावा आपके उपयोगिता के आधार पर, विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, यानी कि संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में हम लोग एकत्रित करने वाले हैं। वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर संसाधन होता क्या है। ठीक ना, संसाधन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिसोर्सेस। यानी कि देखा जाए तो आपके आसपास में बहुत से वस्तु है, यहाँ तक कि आपके कपड़े से लेकर आपके मकान वकान वगैरह परिवहन, ये सभी के सभी आपके संसाधन है। यानी कि जितने भी वस्तु आपने आसपास में देख रहे हैं जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है किसी न किसी रूप में, उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। तो संसाधन का परिभाषा देंगे हम लोग कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे संसाधन कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद वे सभी वस्तुएं जो किसी न किसी रूप में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन का परिभाषा हो गया कि पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे संसाधन कहते हैं। या मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर पेन हो गया, ये आपके लिए बोर्ड हो गया, हमारा ये कपड़ा हो गया, मोबाइल फोन हो गया, ये सभी के सभी संसाधन हैं। इसके अलावा देखा जाए तो देखिए भूमि, जल, खनिज, पेड़ पौधा, मनुष्य, ये सभी के सभी संसाधन हैं। परिवहन भी क्या है? संसाधन है। सूर्य भी क्या है? हमारे लिए संसाधन ही है। अब हम लोग इसमें समझते हैं कि संसाधन को हम लोग कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो संसाधन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला पहला रहेगा भौतिक संसाधन और दूसरा रहेगा हमारा जैविक संसाधन। देखिए भौतिक संसाधन से क्या तात्पर्य है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए जो भौतिक संसाधन है, तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग भूमि को सम्मिलित करते हैं। भूमि, जल, इसके अलावा खनिज को सम्मिलित किया गया है किसके अंतर्गत? भौतिक संसाधन के अंतर्गत। अब बात करते हैं जैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन के अंतर्गत पेड़ पौधा एवं वनस्पति, मनुष्य को शामिल किया गया है। बहुत सारे वनस्पतियों, बहुत सारे पेड़ पौधों को इसमें शामिल किया गया है। किस संसाधन के अंतर्गत? तो जैविक संसाधन के अंतर्गत। अब हम समझते हैं कि मानव जो है वो संसाधन के रूप में कैसे कार्य करता है। मानव जो है संसाधन के रूप में कैसे कार्य करता है, आपको पता होगा कि अनादि काल से, ठीक ना, अनादि काल से मनुष्य जो है वो संसाधन के खोज में लगा हुआ था, संसाधनों की उपयोगिता की सृजनात्मक परिवर्तन में लगा हुआ था। ठीक, तो अनादि काल से जो है पृथ्वी के गर्भ में कोयला एवं पेट्रोलियम पड़ा हुआ था। ठीक ना, कोयला एवं पेट्रोलियम पड़ा हुआ था। लेकिन क्या हम लोग इसके उपयोग को नहीं जानते थे? उपयोग को तो जानते थे, लेकिन हमारे पास उतना तकनीक एवं ज्ञान विकसित नहीं था। ठीक ना, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जनसंख्या वृद्धि हुई, और जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो मानव में क्या हुआ? तो त्वरित वृद्धि हुआ। जब त्वरित वृद्धि हुआ तो मानव जो है धीरे धीरे ज्ञान को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। मानव जो है ज्ञान को पाकर क्या बन गया? ज्ञानी मानव बन गया। तब से जो हम लोग कोयला एवं पेट्रोलियम का उपयोग हम लोग आज वर्तमान तक कर रहे हैं और आने वाले निकट भविष्य में भी करते रहेंगे। ठीक ना, तो अब हम लोग समझ गए कि जो है मानव जो है संसाधन के रूप में कैसे कार्य करता है। इसके अलावा संसाधनों का निर्माता के रूप में मानव का योगदान। देखिए कहा जाता है कि संसाधन जो है होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन जो है वो होते नहीं, संसाधन क्या होते हैं? संसाधन बनते हैं। इसके अनुसार तो जिम्मरमैन, ठीक ना, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ठीक ना, देखिए उनका कहना है कि संसाधन जो है होते नहीं,
संसाधन बनते हैं। ये कथन किसने कहा है? तो जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है उसकी उपयोगिता में सृजनात्मक परिवर्तन करके हम लोग संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। जैसा कि आपको पता है कि जो आप बढ़ई देखते हैं तो बढ़ई जो है लकड़ी को क्या करता है, उसके आकार में परिवर्तन करता है, ठीक ना। आकार में परिवर्तन करके उसे अनेक विभिन्न रूपों में देता है, जिसको हम लोग बेंच के रूप में, कुर्सी के रूप में, टेबल के रूप में, अलमीरा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे कि जो कवि होता है, ठीक ना, जो कवि होता है, कवि का जो है कविता एवं रचना, इसी प्रकार सिंगर का जो गायक होता है, गायक की जो है गायिका भी क्या है, एक संसाधन है। यहाँ तक कि किसी चीज में सेवा देना भी क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या सेवा देना भी संसाधन है, तो हाँ, यहाँ तक कि सेवा देना भी संसाधन माना गया है। क्लियर है? अब हम लोग समझते हैं कि संसाधनों का प्रकार क्या है। तो संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा रहेगा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा रहेगा हमारा मानव निर्मित संसाधन। देखिए, जैसे कि आप 8वीं कक्षा के भूगोल विषय पढ़े होंगे अगर, तो वहां पे संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा गया था। एक हमारा संसाधन था प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हमारा मानव संसाधन और तीसरा मानव निर्मित संसाधन। उसी को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, यानी कि मानव संसाधन के रूप में, यानी कि मानव संसाधन के रूप में किस प्रकार कार्य करता है इसमें बताया गया है। और 10वीं में आपको बताया गया है कि संसाधन जो है 2 प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक जो है आपका मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग समझ सकते हैं कि यानी कि वह संसाधन जो प्राकृतिक में उपलब्ध है और मानवीय आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि भूमि हो गया, जल हो गया, इसके अलावा जो है आपका पेड़ पौधा हो गया, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। इसके अलावा हम लोग समझते हैं मानव निर्मित संसाधन, यानी कि इसमें क्या है, हमारा मानव है, उसके बाद वस्तु को निर्मित कर रहा है, ऊपर संसाधन बन रहा है। तो यानी कि वैसा संसाधन, ठीक ना, जिसमें मानव अपने ज्ञान एवं तकनीक के उपयोग करके पर्यावरण में किसी वस्तु को उपलब्ध कराता है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि वैसा संसाधन जिसको मानव ने अपने तकनीक और ज्ञान की सहायता से बनाया है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए रेल परिवहन ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए, मकान ले लीजिए, ठीक ना, रोड ले लीजिए, ये सभी के सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। यहाँ तक कि आपका मोबाइल फोन भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। कपड़ा भी क्या है, आपके मानव निर्मित संसाधन है। ये भी क्या है, तो ये भी मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि जो वस्तु जो है मानव ने अपने ज्ञान और तकनीक के प्रयोग करके बनाया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। इसके अलावा हम लोग समझ सकते हैं अब कि जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग आधार पर किया गया है, ठीक ना, अलग अलग आधार पर किया गया है। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, उसके अलावा जो है उपयोगिता के आधार पर, उसके अलावा हमारा 3 नंबर में है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा हम लोग पढ़ेंगे विकास के आधार पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक हमारा है जैव संसाधन और दूसरा रहेगा हमारा अजैव संसाधन। जैव संसाधन से क्या तात्पर्य है, यानी कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी कि जिसमें सजीव के सभी लक्षण आपको देखने के मिलेंगे। किसके लक्षण, सजीव के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, वो संसाधन को हम लोग बोलेंगे ये जैव संसाधन है। ठीक, अब देखिए जो जैव संसाधन होता है वो जैव मंडल में पनपते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैव संसाधन जो है किस मंडल में पनपते हैं, तो जैव संसाधन जो है जैव मंडल में पनपते हैं। तो जैव संसाधन के उदाहरण क्या है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, क्या हो गया, पेड़ पौधा हो गया, इसके अलावा मनुष्य, ठीक, जीव जंतु, ये सभी के सभी क्या हैं आपके, तो ये सभी के सभी जैव संसाधन के उदाहरण हैं। इसके अलावा आएगा हमारा अजैव संसाधन, यानी कि वह संसाधन जिसमें निर्जीव के सभी गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं, तो निर्जीव के सभी गुण होते हैं,
उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि चट्टान हो गया आपका, ठीक, खनिज हो गया, धातु हो गया, तो ये सभी के सभी अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। यहाँ से फैक्ट वाली बात यह है कि आपसे इसके उदाहरण से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए पेड़ पौधा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। दिया रहेगा आपका ईंट दिया रहेगा, चट्टान दिया रहेगा, खनिज दिया रहेगा और पेड़ पौधा भी दिया रहेगा। तो हम लोग मानेंगे पेड़ पौधा पर, क्योंकि पेड़ पौधा क्या है, हमारे जैव संसाधन है। इसके अलावा हम लोग समझते हैं 2 नंबर में हमारा उपयोगिता के आधार पर संसाधन का प्रकार। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक हमारा रहेगा नवीकरणीय संसाधन और दूसरा रहेगा हमारा अनवीकरणीय संसाधन। क्लियर है? तो हम लोग पढ़े उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का है, एक हमारा जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। ठीक इसी प्रकार जो है उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक हमारा नवीकरणीय संसाधन है और दूसरा हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। क्लियर है? अब देखिए हम समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। तो नवीकरणीय संसाधन मतलब कि फिर से हम लोग नया यानी कि पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो चुका है पृथ्वी से, ठीक ना, एक बार समाप्त हो चुका है पृथ्वी से, पुनः उसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात वैसा संसाधन जो पृथ्वी से समाप्त हो जाने के बाद उसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे कि मान लीजिए आपका जो है सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इसके अलावा पवन ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, ये सभी के सभी आपके नवीकरणीय संसाधन हैं। अब हम लोग समझेंगे अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ से एक और फैक्ट वाली बात है कि जो नवीकरणीय संसाधन है इसको 2 वर्गों में हम लोग बांट सकते हैं। एक जो है सतत प्रवाह संसाधन और दूसरा हमारा जैव संसाधन। तो यहाँ से याद करने वाला बात है कि नवीकरणीय संसाधन को भी हम लोग 2 वर्गों में बांट सकते हैं, एक सतत प्रवाह संसाधन और दूसरा हमारा अजैव संसाधन। बी नंबर में रहेगा हमारा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय का मतलब कि एक बार ये पृथ्वी से अगर समाप्त हो गया गलती से, तो पुनः इसे प्राप्त करने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग सकता है। यानी कि वैसा संसाधन जो एक बार पृथ्वी से समाप्त हो गया, जिसे प्राप्त करने में लाखों वर्षों का समय लग सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। यानी कि इसे पुनः प्राप्त करने में बहुत वर्षों का समय लग सकता है। एक बार ये पृथ्वी से समाप्त हो गया तो ये माना जाए कि हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, ठीक ना। तो यानी कि वैसा संसाधन जो एक बार पृथ्वी से समाप्त हो जाने के बाद पुनः आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कोयला एवं पेट्रोलियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोयला एवं पेट्रोलियम, ये सभी के सभी क्या हैं? तो आपके अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अगला रहेगा हमारा स्वामित्व के आधार पर संसाधन का प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हमारा रहेगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। बारी बारी से इसको समझते हैं। काफी अच्छा इसका डिफिनेशन है और डिफिनेशन के अलावा आपसे इसके उदाहरण से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए उदाहरण पर विशेष ध्यान देना है। अब हम लोग समझेंगे, सबसे पहला हमारा रहेगा व्यक्तिगत संसाधन। जैसा कि मान लीजिए आपका मोबाइल हो गया, आपका आवास हो गया यानी कि आपका घर हो गया, आपका खेत यानी कि भूखंड हो गया, ये सब के सब क्या हैं? आपके निजी संसाधन हैं। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे कि मोबाइल फोन देखते हैं, अपना मोबाइल फोन ये आपका है, ठीक ना, पर्सनली आपका है, तो बोलेंगे ये क्या है? आपके व्यक्तिगत संसाधन है। इसी प्रकार आपके बाइक, साइकिल, ये भी क्या है? आपके व्यक्तिगत संसाधन है। 4 व्हीलर गाड़ी भी आपके पास है तो वो भी आपके क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। यानी कि वैसा संसाधन जिस पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। ठीक, इसमें हम लोग आपको बता दिए कि मोबाइल फोन हो गया आपका, आपका आवास हो गया, आपका भूखंड यानी कि खेत हो गया, आपका परिवहन हो गया, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएंगे। दूसरा रहेगा हमारा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन से तात्पर्य है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समूह का अधिकार होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि मंदिर हो गया, इसके अलावा मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, ठीक, स्विमिंग पूल हो गया,
स्विमिंग पूल हो गया, फील्ड हो गया यानी कि मैदान हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सभी के सभी सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए सामुदायिक संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है। सामुदायिक संसाधन को हम लोग चाहें तो दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक जो है ग्रामीण सामुदायिक संसाधन और दूसरा हमारा नगरीय सामुदायिक संसाधन। तो ग्रामीण सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग क्या रख सकते हैं, खेल के मैदान को रख सकते हैं। इसके अलावा जो शमशान घाट होता है उसको हम लोग रख सकते हैं। और वही बात किए जाए जो नगरीय सामुदायिक संसाधन के अंदर, उसमें आ जाएगा आपका पिकनिक स्थल और आपके पर्यटक स्थल, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, तो नगरीय सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। तो सामुदायिक संसाधन को भी दो वर्गों में बांटा गया है। एक जो है ग्रामीण सामुदायिक संसाधन और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपके नगरीय सामुदायिक संसाधन। इसी प्रकार हमारा तीसरा रहेगा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन से तात्पर्य है यानी कि आपके ये देश के अंदर है, यानी कि आपके देश के अंदर मौजूद वे सभी संसाधन जो आपकी आवश्यकता के लिए क्या है, जरूरी है, जो आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। ठीक, यानी कि इसका परिभाषा दिया गया है कि समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक के अंदर वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि आपके जो देश में उपलब्ध है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। वैसा संसाधन जो आपके देश में उपलब्ध है, आपके लिए आवश्यकता प्रदान कर रहा है, उसे बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि देश की सभी नदियां हो गया, वो सभी के सभी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के उदाहरण हैं। अब हम लोग समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ से समझने से पहले एक यहाँ पे आता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र आता है। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। किसी देश के 200 किलोमीटर तक के जो क्षेत्र होता है, वो 200 किलोमीटर क्षेत्र के महासागरीय क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि किसी देश के अंदर 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके अलावा हम लोग समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब कि इस पर किसी जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। जो समुद्री क्षेत्र होता है, जो जिसमें हम लोग मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, समुद्री क्षेत्र होता है, तो उससे संपूर्ण समुद्री क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का क्या करती है, संपादन करती है। उसके बिना अनुमति के आप अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, आपके देश के 200 किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र के बाद जो क्षेत्र होता है, उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के नाम से जानते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग समझ गए संसाधन को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं, चाहे तो एक भौतिक और एक हमारा जैविक। इसके अलावा मानव संसाधन के रूप में, उसके अलावा संसाधनों का निर्माता के रूप में मानव का योगदान क्या है, संसाधन का प्रकार पढ़े हम लोग, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। इसके अलावा हम लोग संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ें। एक और वर्गीकरण आपका बच गया है विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर भी संसाधन को आप 4 वर्गों में बांट सकते हैं। एक हमारा रहेगा संभावी संसाधन, और दूसरा रहेगा हमारा विकसित संसाधन, और तीसरा रहेगा हमारा भंडार संसाधन, और चौथा रहेगा हमारा संचित कोष संसाधन। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।